वेलकम फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ था। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जानने से पहले आपको वो वाली वीडियो मेरी देख लेना जिसमें मैंने बताया संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। तो ये उसी का ही पार्ट 2 है। तो इसमें अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। अब देखिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे वो हो गए थे जुलाई और अगस्त में 1946 में। तो सदस्य पूरे कैबिनेट मिशन ने कितने निश्चित किए थे, वो किए थे 389। तो 389 सदस्यों के यहाँ पे चुनाव होने थे। 389 सदस्य में 93 जो देशी रियासत ने इसको बहिष्कार कर दिया था कि हम संविधान सभा में ही शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने चुनाव में भी हिस्सा नहीं लिया था। तो इसके बाद जो 296 ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे उनमें 73 मुस्लिम लीग की सीट्स थी और 208 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स थी और 15 अन्य जो पार्टीज थी उनको 15 सीट्स मिली थी। तो ये चुनाव का ये परिणाम था। तो इस तरह से 93 जो है मुस्लिम लीग को और 208 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। तो अब चुनाव भी हो चुके थे। तो इसके बाद जो अब संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी वो थी संविधान की प्रथम बैठक। तो संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक में क्या हुआ कि इसमें मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि एक तो उनको अपना एक अलग पाकिस्तान, एक अलग देश चाहिए था, तो इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। और इसके लिए नेहरू जी ने भी काफ़ी इनसे अरदास की कि संविधान सभा में से अलग मत हुई, क्योंकि इसमें फिर देश का दो बंटवारा हो जाना था। ये देश के बंटवारे की मांग कर रही थी मुस्लिम लीग। तो काफ़ी समझौते करने के बावजूद भी इसने 9 दिसंबर को छोड़ दिया संविधान सभा में शामिल होना और 73 सदस्य भी इससे माइनस हो गए। जो टोटल सदस्य इसमें 296 थे, 93 तो वो पहले ही देशी रियासतें बहिष्कार कर चुकी थी, उन्होंने तो चुनाव में भी भाग नहीं लिया था। तो अब जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो बचकर 211 रह गई थी। पूरे 211 ही संविधान सभा के सदस्य प्रथम बैठक में शामिल हुए थे। और जो अब बैठक होनी थी तो उसका अध्यक्ष भी तो कोई उस दिन चुना जाना था। तो इसलिए उस समय कोई स्थायी अध्यक्ष न चुनकर अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये इनको इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय यही सबसे उम्र में सबसे वरिष्ठ थे, तो इसलिए इनको चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ये टेम्परेरी, मतलब एक दिन के लिए इनको चुना गया था उसी बैठक के लिए। अब देखिए, दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और पहली जो बैठक थी वो 9 को हुई थी। मतलब 9 को छोड़ के 10 को छोड़ के फिर 11 को दूसरी बैठक हो गई। तो इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उस समय स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इनको फिर देखिए बाद में स्वतंत्रता के बाद ये देश के राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब स्थायी अध्यक्ष तो इन्हें चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को सिर्फ 9 दिसंबर 1946 के दिन ही, उसी बैठक के दिन इनको चुना गया था। लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष को भी चुना गया। और एक ये बात भी है कि इसमें 2 उप अध्यक्ष चुने गए थे, एक SK मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमचारी। और इनको बाद में 16 जुलाई 1948 को
चुना गया था, इसमें शामिल हुए थे ये उपाध्यक्ष के रूप में। तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष कितने थे। तो 2 उपाध्यक्ष थे इसमें, एक एस.के. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। तो अब दूसरी बैठक 11 को थी, तो तीसरी अब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। इसमें तीसरी बैठक की जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होने वाला है और हम कौन कौन से वो उद्देश्य है, मतलब कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको हम संविधान में ज़रूर शामिल करेंगे। इसकी उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस जो ये प्रस्ताव रखा, प्रस्तावना जो भारत की प्रस्तावना है वो इसी का ही परिवर्तित रूप है। ये जवाहरलाल नेहरू जी की उद्देश्य प्रस्ताव का ये परिवर्तित रूप है हमारी प्रस्तावना। तो अब इसमें जो नेहरू जी ने उद्देश्य रखे थे वो थे कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों और जनजाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान हो, स्वतंत्रता भारत के लोगों को दी जाए, नैतिकता के कुछ इसमें कर्तव्य, कुछ मौलिक अधिकार, ये कुछ चीज़ें शामिल होनी चाहिए और भारत एक संप्रभु गणतंत्र राज्य घोषित होना चाहिए। ये कुछ बहुत सी इसमें ऐसी घोषणाएं थी जो इसमें प्रस्तुत की थी नेहरू जी ने। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर दिया गया, इसको सर्वसम्मति मिल गई संविधान सभा में। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित भी किया। अब बात आती है स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा कुछ परिवर्तन जो है वो संविधान सभा में इसमें हुए। तो अब देखिए, भारत को आज़ाद होने का भी वक्त आ गया था। तो स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत में इस अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी और इस अधिनियम के द्वारा जो कहा था कि अब ब्रिटिश सरकार का भारत से शासन समाप्त हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश सरकार वो मतलब अपना शासन हटा देगी और 15 अगस्त 1947 को ही भारत के 2 हिस्से भी हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। ये भी इस अधिनियम में साफ साफ बताया गया था। अभी ब्रिटेन अपना शासन हटा रहा था क्योंकि उसे काफ़ी द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गया था वो आर्थिक रूप से, तो इसलिए इतना मतलब उसके पास इतने आर्थिक रूप से वो इतना सुदृढ़ नहीं रह पाया था कि अभी शासन कर सके। तो अब भारत को आज़ाद होना था तो इसने स्वीकृति दे दी थी 18 जुलाई 1947 को और इसमें साफ कह दिया कि 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगा पूरे भारत से ब्रिटिश शासन। तो अब इसमें संविधान सभा में काफ़ी परिवर्तन आया। तो अब क्या हुआ कि 28 अप्रैल को जो देशी रियासतें थी उन्होंने भी जो 93 जो देशी रियासतें थी उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय ले लिया और 93 थी इसमें इनकी सीट्स देशी रियासतों की, तो 70 सदस्य इसमें शामिल हो गए। और एक तो ये था कि ये देशी रियासतें शामिल हो गई और दूसरा जो परिवर्तन वो एक संविधान, अभी देखिए भारत से ब्रिटिश शासन तो चला गया था, वो समाप्त हो गया था, तो अभी संविधान सभा को ही भारत का संप्रभु निकाय भी बनना था। मतलब सभा को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया है कि उस पर किसी भी बाहरी शासन का कोई भी दबाव नहीं होगा और जो भी निर्णय लेगी वो संविधान सभा वो खुद अपने इससे लेगी, तो उस पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं था। और भारत के प्रत्येक निर्णय अभी संविधान सभा को ही लेने थे क्योंकि और इसमें अभी कोई शासन नहीं रहा था, तो कोई सरकार भी इस समय देश में नहीं थी क्योंकि अभी आज़ाद हुआ तो अभी संविधान बन रहा था। तो अभी
संप्रभु निकाय भी संविधान सभा ही बना, और विधायिका भी, मतलब उस समय जो विधायिका का अर्थ है कि जो देश के लिए कानून बनाती है, तो उस समय जो छोटे मोटे किसी कानून की ज़रूरत जो भारत के लिए पड़ी, तो वो भी, उसका कार्य भी उस समय संविधान सभा पे ही आ गया था। तो ये भी एक परिवर्तन आ गया इसमें। और जो तीसरा था वो, ये चौथा उसमें था कि सदस्यों में भी इसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। एक तो इसमें देखिए 389 जो सदस्य संविधान सभा में थे वो घटकर 299 ही रह गए थे, और जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 296 थे, तो इसमें अब 229 रह गए थे। और देशी रियासतें तो पहले शामिल नहीं हुई थी, तो अब ये शामिल हो गई, तो 70 ये हो गए थे। तो इसमें ये इस अधिनियम के द्वारा ये कुछ परिवर्तन हुए। अब संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया। इसमें बहुत सी समितियां थी, लेकिन 8 जो प्रमुख थी वो बड़ी समितियां थी इसमें। तो अब 8 समितियों में इसमें कुछ संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और कुछ प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, ये कुछ छोटी छोटी समिति, मतलब ये 8 कुछ बड़ी थी, और अन्य बहुत सी छोटी समितियां थी जिसमें कि कुछ झंडा समिति थी, सदन समिति, कार्य संचालन समिति, ऐसी कुछ समितियां इसमें बनाई गई थी। तो इसमें एक जो प्रमुख समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अर्थात वो समिति जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, मतलब एक ड्राफ्ट कमेटी। प्रारूप का अर्थ हुआ कि संविधान को एक कच्चे रूप में उसको तैयार करना, रफली एक संविधान का प्रारूप तैयार करना, मतलब फोटोकॉपी संविधान की, जिसमें बाद में परिवर्तन करके एक संपूर्ण संविधान बनाया जाए। तो इसलिए ये इसका गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ, प्रारूप समिति का। और इसमें पूरे 7 सदस्य थे, और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष। जितनी भी समितियां बनी तो उनके अध्यक्ष भी थे। बहुत सी समितियां थी, उनमें जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे, तो वैसे ही इसके भी डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। देखिए इस समिति में जो पूरे सदस्य थे वो 7 थे, तो इसमें एक डॉक्टर BR अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे N गोपाल स्वामी, और तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी, एक डॉक्टर KM मुंशी, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक N माधव राय, और एक TT कृष्णमचारी। ये 7 सदस्य थे इसमें। और बाद में TT कृष्णमचारी की मृत्यु के बाद 1948 में DP खेतान ने इनकी जगह ले ली थी। तो अब इन्होंने अपना ये जो संविधान का प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किया वो फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया, संविधान का पहला प्रारूप। पहले प्रारूप को प्रस्तुत करने के बाद संविधान सभा ने इस प्रारूप को जनता के पास भेज दिया, पब्लिश कर दिया, मतलब कि इसमें कौन कौन से संशोधन होने चाहिए, और लोगों की राय एवं सुझावों के लिए इसको कुछ समय दिया गया, लोगों की शिकायतों के लिए कि इसमें कौन कौन से सुझाव जो थे लोगों को पसंद नहीं आए, तो उसके लिए कुछ समय दिया गया। और फिर से उसमें कुछ फेरबदल करके दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया गया, जो दूसरा प्रारूप था। फिर इसके बाद जो हुआ कि संविधान का प्रभाव में आना, कि संविधान सभा बाद में किस तरह से इसका ये संविधान एक संविधान के रूप में बना आया या कुछ भी बना। अब 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। संविधान का ये अंतिम प्रारूप इसमें पेश किया गया, और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको पेश किया। और ये देखिए ये जो दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत हुआ था, इसमें पहले ही इसमें 141 बैठकें हुई थी, तो इसमें कुछ संशोधन करने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए इस फरवरी से अक्टूबर तक इसमें 141 बैठकें हुई थी।
अब ये जो 4 नवंबर 1948 को इन्होंने पेश किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका प्रारूप, इसके बाद इस पर फिर 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चर्चा हुई और 1948 में 4 से 9 नवंबर 1948 अक्टूबर में इसका ये दूसरा प्रारूप प्रस्तुत हुआ था और इसके बाद दोबारा फिर से 4 नवंबर को फिर प्रारूप प्रस्तुत हुआ। तो 4 से 9 नवंबर तक इस पर चर्चा हुई और इसके बाद 9 नवंबर तक चर्चा होने के बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दोबारा फिर से इस पे विचार विमर्श हुआ और इसे जनता के सामने प्रस्तुत किया गया संशोधन के लिए या फिर अपनी जनता की राय के लिए। जब इसको जनता की राय के पास भेजने के लिए दिया गया, मतलब राज्यों में, प्रत्येक रियासतों में, राज्यों में इसे जब भी भेजा गया तो तब क्या हुआ कि लोगों ने या फिर जो भी इसमें 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, मतलब संविधान में 7,653 ये संविधान संशोधन के लिए प्रस्ताव आए कि इसमें इतने बदलाव होने चाहिए, लेकिन इनमें से केवल 2,473 पे ही चर्चा हो पाई। अब 7,653 प्रस्ताव आए थे तो अब इतने पे तो चर्चा मुश्किल था, तो 2,473 पे ही चर्चा हो पाई। तो इसके बाद अब 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक एक अधिवेशन हुआ, मतलब 14 नवंबर से 26 नवंबर तक एक अधिवेशन हुआ, 26 नवंबर तक, और 26 नवंबर को संविधान को पारित घोषित कर दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। संविधान अभी बन चुका था, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था और इस दिन अध्यक्ष व कुछ सदस्यों के द्वारा संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए और पूरे 299 सदस्य जो संविधान के थे उस समय वहाँ पे संविधान सभा में 284 ही प्रस्तुत थे। तो 284 इस सदस्यों ने ही इसको हस्ताक्षर किए तथा इसमें अब कितने जो ये अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, ये भाग थे 395 इसमें अनुच्छेद उस समय निश्चित किए गए थे, 8 अनुसूचियाँ, और इन 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में इनको बांटा गया था। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में वो इसमें अनुच्छेद है वो बढ़कर 470 और 12 इसके अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हो चुके हैं। ये जो 470 है इसके ही भाग इनको 25 भागों में आर्टिकल्स को बांटा गया है, अनुच्छेदों को। और अब ये जो बात आती है कि 26 नवंबर को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको 26 नवंबर को लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि इसको 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों ने जो है उस समय कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 नवंबर 1930 को, इसलिए ये एक याद रखने योग्य दिन था। तो इसलिए संविधान सभा ने ये निश्चित किया कि हम 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू करेंगे। इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था बनके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ, ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।